बनारस में रहने वाले पांडे जी का बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। परिवार में 2 बेटे, बेटियां, बहू, दामाद और नाती पोती सब थे। अब बस पांडे परिवार को इंतजार था तो सबसे मंझली बेटे की बहू के आने का। उनका बेटा सुमित अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा था और माँ बेटे के लिए हर रोज नए रिश्ते देख रही है। संगीता जी अपने घर की बालकनी में खड़ी है और वहां से उनकी पड़ोसन शीला गुजरती है। अरे शीला बहन, कहाँ जा रही हो? बस बहन यहीं बाहर तक ही जा रहे हैं, ज़रा सब्जी ले आए। अरे वो रिश्ता बताए थे ना गोरखपुर वाली लड़की का अपने सुमित बबुआ के लिए, उसका क्या हुआ? अरे बताया तो था सुमित को, क्या बताऊं। बाबू का कहना है कि पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करेगा। हाँ, लड़की से मनाही कर देता है। देख लेना संगीता बहन कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या कुछ और चाहिए। चलती हूँ, सब्जी लेकर घर भी तो जाना है। बढ़िया ही, कुछ और चाहिए। खुद को देखो, ऐसे मुश्तंडे लड़के घर में पड़े हैं और जा रही है सब्जी लेने। अरे मेरे बेटे से जहाँ कहूँगी वहीं शादी करेगा। आज ही बात करती हूँ मैं सुमित से, आखिर उसे करना क्या है। संगीता जी उसी दिन शाम को सुमित को फ़ोन लगाती हैं। बाबू, खाना खा लिए? क्या कर रहे हो? हाँ मम्मी, खाना खा लिया है, बस कुछ कपड़े धोना है तो बस वही धोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि दिन तो ऑफिस में निकल जाता है और कल मुझे एक शर्ट की अर्जेंट ज़रूरत भी है। अरे कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, लेकिन न जाने तो भी किस सोच में बैठा है। अरे क्या चाहिए तुझे लड़की में? अब तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। तू बस ये बता कि घर कब आ रहा है। अब की बार जब भी आएगा ना, तेरा रोका करके ही तुझे यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है माताश्री, चलो अभी फ़ोन रखिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सुमित फ़ोन रख देता है। अगले दिन सुमित ऑफिस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड दामिनी से मिलता है। क्या हुआ जनाब, सुबह सुबह मूड क्यों उखड़ा हुआ है आपका? अरे कुछ नहीं, बस यूँ ही। यूँ ही तो नहीं। अच्छा एक काम करो, अभी अपना ज़रूरी काम निपटा लो, हम 10:30 बजे पेंट्री में मिलते हैं। फिर सुमित और दामिनी पेंट्री में मिलते हैं। डार्क कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, आती होगी। आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ। यार तुम मुझे कितना समझती हो दामिनी, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और उधर मम्मी एक शादी की रट लगा कर बैठी है कि शादी कर लो, शादी कर लो। अरे तो फिर परेशान क्यों सुमित? चलो मुझे लेकर अपने घर। आपके मम्मी पापा को खुश नहीं कर दिया तो कहना। अरे बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता, लेकिन उनकी सोच तो आज भी वहीं अटकी हुई है। एक लड़की जो साड़ी में आएगी और उनके किचन को संभालेगी। ओह, अब मैं क्या कह सकती हूँ। चलो मैं ही कुछ करती हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। दामिनी सुमित के हाथों पर अपना हाथ रख देती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की दस्तक होती है पांडे निवास पर। हे माँ, माता जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? तभी संगीता जी भागती हुई आती हैं। अरे क्या हुआ मेघा, क्यों चिल्ला रही है? मेघा गेट की तरफ इशारा करती है। संगीता जी देखती हैं कि सुमित और दामिनी खड़े हुए हैं। दामिनी कायदे से सूट पहनकर आई है और बहुत ही शालीनता के साथ खड़ी है। सुमित भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। और ये कौन है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मम्मी, मैं ये देख रहा था कि भाभी का फिल्मी ड्रामा अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, बल्कि ये तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा फिल्मी होती जा रही है। अरे अब तो तेरी भाभी को ब्लॉगिंग का भूत सवार हो गया है। तब तक राजीव भी आ जाता है। और बेटा सुबह सुबह आज वो भी अचानक, सब ठीक तो है ना? सुमित पापा के पैर छूता है और दामिनी को इशारा करता है पैर छूने के लिए। फिर जैसे ही दामिनी पैर छूने के लिए झुकती है तो राजीव जी दामिनी को रोक देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। लेकिन पापा, अगर दामिनी बेटी ना होकर। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। ये सुनकर संगीता जी की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा सुमित? तभी मेघा पानी लेकर आती है। आप भी ना कमाल करती हो मम्मी जी, तभी तो कहती हूँ आपको कि एकता कपूर की सीरियल्स देखा करो, एकदम अपडेटेड रहोगी आप। अरे सीधी सी तो बात है, देवर जी कहना चाह रहे हैं कि अगर बेटी ना हो तो। अरे मतलब बहू मम्मी जी। मेघा, तुम किचन में जाकर चाय बना कर लाओ। ये सुनकर मेघा किचन में चाय बनाने जाती है। फिर सुमित पूरी बात अपने माँ बाप को बताता है। देखो बेटा, ये अब से पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अरे हम बनारस के पंडित हैं, कोई क्या कहेगा कि बेटा दिल्ली से लव मैरिज करके लाया। थोड़ा हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। अरे ठीक है संगीता जी, थोड़ा धीरज से काम लो। बच्चा बड़ा हो गया है, ज़माना बदल रहा है, थोड़ा हमें भी तो बदलना होगा। यहाँ मेघा अपनी दोनों ननद को फ़ोन करके घर बुला लेती है और दोनों ननद भी अब अपनी भाभी से मिलने आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे से बड़ी तेज़ी से आती हुई 2 औरतों की एंट्री होती है। ये औरतें कोई और नहीं बल्कि इस घर की बेटियां चेतना और समता थी। मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा।
हाँ मम्मी बताओ, ये क्या बात हुई, ये सही है क्या? अरे रुको रुको ज़रा, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे ये बताओ, तुम्हें इस बात की जानकारी किसने दी? तभी मेघा वहाँ आ जाती है। मेघा के आते ही वो कोमोलिका की तरह अपने बाल घुमाती है। ये काम मेरे अलावा और कौन कर सकती है पापा जी? जहाँ धुआं ना भी हो, हमारी मेघा बहू वहाँ प्रचंड आग लगवा सकती है, वो भी बिना माचिस और केरोसिन के। मम्मी जी। सुमित, ये लड़की तुमको कहाँ मिली? इसके बारे में सब पता कर लिया है तुमने? हाँ दीदी, मैं और दामिनी एक ही कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। घर का काम कर लेती हो कि नहीं? आजकल जॉब वाली लड़कियों के ना बड़े ही नखरे हैं। हाँ जी दीदी, मुझे सब काम आता है। आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। भाभी, आपकी आवाज़ के साथ आपकी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम दोनों। मैंने भी अभी अभी देखा, मुस्कुराहट तेरी बड़ी ही प्यारी है बहू। क्या बत्ती सी है, एकदम ऊपर वाले ने चुन चुन कर दांत लगाए है, ऐसा लगता है। सुमित चौंक जाता है। क्या कहा मम्मी आपने, बहू? और जल्दी से मम्मी को अपने गले लगा लेता है। वहाँ मेघा किचन में खड़े होकर सुन रही थी। अच्छा जी, आज तक मेरी तो कभी इतनी तारीफ नहीं की। बत्ती सी, अरे ये बत्ती सी तोड़ दूंगी मैं, पहले आने तो दो एक बार घर में। मेरे आगे तो कहीं भी नहीं लगती ये। अब दोनों के घर वालों की मर्जी से दामिनी और सुमित की सगाई पक्की हो जाती है और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी। यहाँ दामिनी की सगाई हो जाती है, वहाँ दामिनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन दामिनी अपने घर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। दिखाई डेंटिस्ट को बेटा, क्या कहा डेंटिस्ट ने? डॉक्टर ने 3 दिन बाद फिर बुलाया, लेकिन मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, घबराती क्यों है, सब अच्छा होगा। तू एक काम क्यों नहीं करती, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ, तो एक बार ना हिम्मत करके सुमित को इस बारे में बता दे। नहीं नहीं मम्मी, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। और अब आज जब मैं इतने आगे आ चुकी हूँ तो मैं ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ये बात सुनकर सुमित क्या रिएक्ट करेगा। तो फिर अब तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मम्मी, वही ठीक रहेगा। ठीक है कहकर दामिनी अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब अगले दिन वो सुमित से ऑफिस में मिलती है और दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। अरे मेरी प्यारी सी बीवी को आज क्या हो गया? इतनी प्यारी सी स्माइल आज कहाँ गायब है? अच्छा, आपको भी मेरी स्माइल पसंद है? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरी बीवी की स्माइल इज़ बेस्ट। सच बोलूँ तो मैं आपकी इसी स्माइल पर ही तो सबसे पहले फिदा हुआ था। क्या आप सच कह रहे हो क्या? अरे डर क्यों रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो दामिनी की टेंशन और बढ़ गई थी। आप लोगों के दिमाग की बत्ती भी बुझ गई ना कि आखिर ऐसी क्या बात है जिससे दामिनी इतनी घबरा रही है। चलिए, ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाते हैं, आपको बताते हैं दामिनी का एक टॉप सीक्रेट। दरअसल दामिनी जब पैदा हुई तो उसके दांत बड़े ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही दामिनी बड़ी हुई उसके दूध के दांत टूटे तो आगे कभी आए ही नहीं, जिसके लिए दामिनी के मम्मी पापा ने उसका बहुत इलाज करवाया। तो जैसे तैसे करके बाकी के दांत तो आ गए, लेकिन सामने के 2 दांत कभी नहीं आए। अब समझ में आया ना आपको कि दामिनी की परेशानी का कारण क्या है? तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। दामिनी डेंटिस्ट के पास बैठी हुई है। लीजिए दामिनी जी, आपका ट्रीटमेंट हो गया, अब आपको 1 महीने बाद आना होगा। तो डॉक्टर, मतलब अगर 2 महीने तक नहीं आ पाई तो? दामिनी जी, आपको इसके लिए तो आना ही होगा। अब दामिनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। इन 2 दांतों के कारण दामिनी को खाने में भी परेशानी होती थी, इसलिए दामिनी सबके सामने खाना खाने से भी बचती थी। वहाँ जेठानी मेघा की निगाह पल पल दामिनी पर रहती थी। अच्छा दामिनी, अब मैं चलता हूँ। दामिनी बहुत दुखी सी होकर रोनी सी लगती है। अरे दामिनी, रोने की क्या बात है, मैं आता जाता रहूँगा। और ये तो वो समय है जिसमें परिवार वालों और तुम्हें आपस में समझने का मौका मिलेगा। बस 6 महीने की तो बात है, फिर तो तुम तरसोगी यहाँ आने को। और देखो, ये तो मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, नहीं तो लोग बोलेंगे बाबू तो शादी होते ही अपनी बोरिया को साथ ले गया। अरे चुप हो जाओ ना, बोलते ही चले जा रहे हो। मैं बस आपको मिस करूँगी इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा तुमको यहाँ रहना नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। सुमित के जाने के बाद दामिनी के एक एक दिन बड़े ही लंबे लंबे बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद चेतना और समता अपने मायके आई हुई थी। अब मायका पास में है और नई भाभी आई हो तो मायके का मज़ा दोगुना हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए शुरू में जो मज़े लेने हो ले लो,
फिर तो ननद भाभी में ताता थैया होना ही है। लो भाभी गन्ना खाओ, कितने बढ़िया बढ़िया गन्ने आ रहे हैं, और हमारे बनारस के गन्ने की तो वैसे भी बात अलग है। अब दामिनी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि गन्ने खाना आप समझ गए ना, बड़ी ही टेढ़ी खीर है भैया। और ऊपर से दामिनी के सामने के 2 दांत तो पहले ही नकली थे, और गन्ने तो उन्हीं से खाए जाते हैं। नहीं दीदी, मैं गन्ने नहीं खाती हूँ। क्या आप गन्ने नहीं खाती? अरे कितने मीठे गन्ने हैं। आप ठहरी दिल्ली की, अरे ऐसे देशी गन्ने आपको नसीब भी नहीं हुए होंगे, खाइए खाइए। अब दामिनी घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और मेघा दामिनी की शक्ल देख रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। क्या हुआ देवरानी जी, खा कर देखिए। नहीं, एक्चुअली ना मुझे गन्ने से एलर्जी है। लेकिन मेघा समझ जाती है। अरे भाई, जेठानी जो ठहरी, वो लगातार मेघा पर नज़रें बनाए रखती। दामिनी कभी भी किसी के सामने खाना नहीं खाती। ये भी मेघा को खटकता था, क्योंकि उसके 2 दांतों के चलते उसे डर लगता था कि कहीं उसका टूथ कैप सबके सामने निकल ना जाए। एक दिन सुबह सुबह दामिनी अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी मेघा अचानक से दामिनी के कमरे में घुस जाती है। लेकिन ये क्या, दामिनी अपने टूथ कैप निकाल कर उनको साफ कर रही थी। मेघा को अपने कमरे में देखकर दामिनी की सांसें अटक गई और अपने टूथ कैप को अपनी मुट्ठी में छिपा लेती है। क्या कर रही हो दामिनी? अब दामिनी बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बस स्माइल करती है। अरे ऐसे क्यों कर रही हो दामिनी, क्या हुआ? दामिनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और अंदर से आवाज़ लगाती है, भाभी मैं अभी ना कर आती हूँ, वो बहुत लेट हो गया है, मम्मी जी डांटेंगी ना, आप नीचे जाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाबा, ये क्या था? कुछ तो गड़बड़ है मेघा। अब दामिनी के उस टूथ कैप को 2 महीने पूरे हो चुके थे। दिन रात दामिनी को यही टेंशन थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर एक दिन दामिनी हिम्मत करके सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल बेटा, क्या हुआ, क्यों इतना सोच रही है? वो मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आऊँ। क्या है ना, जब सुमित जी आएंगे बनारस तो मैं उनके साथ वापस आ जाऊँगी। ठीक है दामिनी बहू, चली जाओ अगर तुम्हारा मन है तो। तभी डोरबेल बजती है। मेघा बहू देखो तो दरवाजे पर कौन है? सामने ताई सास खड़ी थी। अरे संगीता कैसी है? मैंने कहा तुझसे मैं ही मिलाती हूँ। अब तो 2 बहुएं आने के बाद तू और ज़्यादा बिजी हो गई। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब से शादी हुई है ना तब से कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। अभी चेतना और समता होकर गई है। अरे जब बेटियाँ पास में रहती है तो आना जाना लगा रहता है। अच्छा मैं ये कहने आई थी, दामिनी की शादी के बाद वाली जो हमारी पूर्वजों की पूजा होती है वो नहीं करवानी तुम्हें? अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। तुम भी ना कमाल करती हो संगीता। अरे हम ऐसे ही जिठानी बने नहीं बैठे, हमें पता था तुम पक्का भूल जाओगी। अच्छा सुनो, जल्दी से कल ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओ और सुमित को बुला लो। ठीक है भाभी, कल ही हम जाते हैं पंडित जी के पास। तब तक दामिनी उन दोनों के लिए चाय पानी ले आती है और फिर दोनों के पैर छूती है। अरे कैसी हो छोटी बहू, कैसा लग रहा है यहाँ हमारे बनारस में? अच्छा है ताई जी। आज ही कह रही थी एक बार दिल्ली का चक्कर लगा कर आती हूँ, सुमित के साथ वापस आ जाऊँगी। लेकिन देख लो मेरे दिमाग से इतनी बड़ी बात ही निकल गई। वो तो भला हो आपका जिठानी जी जो समय पर आ गई। अब दामिनी की प्लानिंग पर फिर से पानी फिर गया। 3 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह दामिनी उठी तो दोनों टूथकेप उसके हाथ में आ गई। ये देखकर उसके तो पसीने छूट गए। आज सुमित को आना था और ये क्या हुआ? अब क्या बोलेगी वो बाकी घर वालों को कि ये क्या हुआ? सुबह के 10 बज गए, दामिनी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे मेघा बहू जाकर तो देखो, दामिनी अपने कमरे से क्यों नहीं निकली है? तबीयत तो ठीक है ना? बात सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। दामिनी, ए दामिनी क्या हुआ? कमरे से क्यों नहीं निकल रही हो? बस आ रही हूँ भाभी। गेट खोलकर दामिनी बाहर आती है। सब देखते हैं कि दामिनी ने मास्क पहन रखा है। अरे बहू ये क्या हुआ? मास्क क्यों पहन लिया? कोरोना तो चला गया है। दामिनी छींकने की एक्टिंग करती है। मम्मी जी वो ना मुझे बहुत तेज़ कोल्ड कफ हो गया है, मैं नहीं चाहती कि घर में मेरे कारण किसी को भी ये हो। तभी समता और चेतना भी आ जाती है। लो मम्मी, ये आपकी पूजा का सारा सामान। सुमित कितने बजे आएगा? अरे भाभी ये क्या माजरा है भाई, मास्क क्यों पहना है?
अच्छा अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या भाभी की? अरे वही तो, एक तरफ कल पूजा है, इधर सुमित आने को बैठा है, और अब ये बहू बीमार हो गई। तभी सामने से सुमित आता दिखाई देता है। लो आ गया मेरा बेटा, कितनी लंबी उम्र है मेरे पूत की। सुमित आकर सबके पैर छूता है। अरे दामिनी, क्या हुआ तुम्हें? ये मास्क? देवरानी जी की तबीयत खराब है। अब देवर जी आप आ गए हो तो ठीक हो ही जाएंगी। थोड़ी देर बाद सुमित और दामिनी रूम में जाते हैं। अरे दामिनी, अब तो ये हटा दो भाई, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा दो यार, कब से तरस गया हूँ इसे देखने के लिए। दामिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर तुम्हें पता चले कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है तो तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे ना? अरे क्या हुआ? कैसी बात कर रही हो दामिनी? दामिनी रोते रोते सुमित को पूरी बात बताती है। सुमित दामिनी को गले लगा लेता है। अरे मेरी पगली बीवी, तुम भी ना कितना ज़्यादा सोच लेती हो। बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन कल तो घर में पूजा है और सब आएंगे, फिर मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं आज ही तुम्हारे दांत ठीक करा दूंगा। आज ही शाम को चलते हैं। शाम के समय दामिनी सुमित से पूछ रही थी कि डेंटिस्ट के यहाँ का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है, और ये बात मेघा उधर से निकलते हुए सुन लेती है। आइला, जब खांसी और जुकाम है तो डेंटिस्ट के यहाँ क्यों जाना है? भला कोई तो खिचड़ी पक रही है, पता लगाना पड़ेगा। शाम को सुमित और दामिनी जैसे ही निकलते हैं वैसे ही मेघा उनके पीछे चल देती है और देखती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो लोग जैसे ही डेंटिस्ट के यहाँ से निकलते हैं वैसे ही मेघा वहाँ घुस जाती है और पूरी पूछताछ करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी देवरानी के 2 दांत नकली है। अब तो मेघा को मिल गया मिर्च मसाला। अपनी जिठानी होने का पूरा फर्ज अब मेघा जी निभाएंगी। सुमित और दामिनी घर पहुँच चुके हैं। पीछे पीछे मेघा भी आ जाती है। दामिनी, तुम्हारे आगे की ये 2 दांत ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसे ही दांत चाहिए। क्या मतलब भाभी? अब इतनी भी भोली ना बनो देवरानी जी। और ये आपका जुकाम खांसी डॉक्टर के यहाँ से आते ही कैसे छूमंतर हो गया? हाँ भाभी, ये बात तो सही कही आपने। सुमित सारी बात समझ जाता है कि अब छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी, दीदी और भाभी, अब सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और दामिनी के दांतों की सारी बात सुमित बता देता है और साथ में कह देता है कि उसे इस बारे में शादी के पहले से ही पता था, जिससे कोई भी उंगली दामिनी के ऊपर ना उठे। अरे कोई बात नहीं दामिनी बेटा, इतना नहीं सोचा करते। अरे कभी एक्सीडेंट में ऐसे अगर दांत चले जाए तो हम लगवाएंगे ही ना। दोनों ननद भी खुशी से दामिनी को गले लगा लेती है और मेघा मुंह बनाकर चली जाती है। विजय अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर रामनगर में रहता था। उसके 2 बेटे थे, किशन और कुंदन। किशन ने बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करवा दी थी। किशन बेटा, कब तक ऐसे जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे? अपने लिए भी तो कुछ सोचो। पापा, मैं बस सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी सरकारी नौकरी लग गई मैं शादी कर लूँगा। बेटा वैसे तो हम तुमसे कुछ बोलते नहीं, पर अपनी उम्र भी तो देखो। जिम्मेदारियों ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। अरे आप लोग इतना परेशान मत हो, जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है, कोई ना कोई अच्छी लड़की देखकर शादी भी कर लूँगा। एक तरफ किशन सरकारी नौकरी करने के लिए एग्ज़ाम दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। अरे दीदी, कोई लड़का मिला क्या? हाँ, एक लड़का तो है मेरी नज़र में, लेकिन अभी वो अपनी सरकारी एग्ज़ाम दे रहा है। दीदी फिर आप ना उसको नज़र में रखना, मेरी लड़की की बात वहीं चलाइए आप। लेकिन लड़का थोड़े छोटे शहर से है, और सोनम को तो तुम जानती हो। अब सोनम चाहे हाँ बोले या ना बोले, शादी तो मैं उसकी सरकारी जॉब वाले लड़के से ही कराऊंगी। तेरी बेटी इतनी आलसी है, टिक भी पाएगी क्या ससुराल में? आलसी नहीं है दीदी, मॉडर्न है मेरी लड़की, नए तौर तरीकों के रहन सहन से चलती है बस। एक तरफ किशन की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ सोनम की बुआ रेशमा सोनम के रिश्ते की बात किशन के यहाँ तय कर देती है। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी उन गंवारों के घर में क्यों फिक्स कर दी? देख बेटा, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, घर है, पैसे होंगे, तो ऐश करेगी, आराम से रहेगी बेटा। नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, एक बार लड़के से मिल तो ले, फिर मुझे बताना तुझे शादी करनी है या नहीं करनी। इससे अच्छा मौका तो मुझे मिलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ माँ ने मिलने को कह दिया, अब मैं उस गंवार लड़के से मिलकर शादी के लिए साफ इनकार कर दूंगी। सोनम किशन से मिलने जाती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रह सकती हो, मैं तुम पर कभी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। किशन, तुम्हारे घर का जो माहौल है उस माहौल में मैं कैसे रहूंगी?
सोनम, मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरे माँ बाप का कभी अपमान नहीं करोगी। किशन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी तुम पसंद हो। बस मैं तुमसे यही कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। किशन और सोनम की शादी खुशी खुशी हो जाती है। सोनम बहुत ही आलसी किस्म की लड़की थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाना तो दूर की बात, उसे सुबह उठना ही भारी लगता था। जिठानी जी, जरा जल्दी नीचे आइए, हमने चूल्हा जला दिया है। घर की बड़ी बहू के हाथ का हलवा खाने के लिए सब बेताब बैठे हैं। अरे देवरानी, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों कर रही हो? आराम से भी तो बुला सकती हो। अरे बाप रे, जेठानी जी ये क्या पहन रखा है आपने? घर की बड़ी बहू हैं आप, ये सब शोभा नहीं देता आपको। अरे बहू, ये क्या जोकर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? मैंने तुम्हारे लिए सलमा सितारा वाली साड़ी रखी तो थी। माँ जी, इतनी हैवी साड़ी ना बाबा ना मैं नहीं पहन सकती। मैंने पहनी तो है ना साड़ी, इस पे क्या बुराई है? अरे बहू, ये कौन सी साड़ी हुई? ना तो ये सूट लग रहा है ना साड़ी। तुम बिल्कुल ना जोकर लग रही हो, जोकर। जेठानी जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप ही अब इस घर की इज्जत है, आपको कम से कम ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा ठीक है देवरानी जी और माँ जी, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। आप दोनों सुबह कितने बजे उठते हैं? हम तो भाई सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और इतने सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि हम पहले नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, तब जाकर कहीं खाना मिलता है। यही तो। आप देखिए, साड़ी के लिए मैचिंग का पेटीकोट चाहिए, मैचिंग ब्लाउज, और तो और मैचिंग का फॉल भी तो चाहिए। सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो बहू? अब जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग का मैचिंग का सामान आएगा। जी, और उसी वजह से कई सारे खर्चे होंगे। फिर साड़ी को प्रेस करना होगा, 4 कपड़े पहनने होंगे, फिर वो 4 कपड़े धोने होंगे। जेठानी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखो देवरानी जी, जो कपड़े मैंने पहने ना वो रेडी टू वेयर है, मतलब कि इन्हें खरीदो और डायरेक्ट पहन लो। ना कोई मैचिंग, ना कोई सिलाई, ना कोई ज्यादा खर्चा। 5 मिनट में नहाओ और 5 मिनट में तैयार हो जाओ। बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। ये कपड़ा हमारे लिए भी मंगवा देना, हम भी फिर तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सोनम जैसे तैसे अपने आलस को छुपाने का बहाना बना ही देती है कि उसके सामने फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जेठानी जी सुनिए ना, बातों बातों में चूल्हा तो बुझ गया, सबको काम पर जाना है, जल्दी से चूल्हा जलाकर हलवा और खाना बना दीजिए। देवरानी जी, आप जाकर बैठे, खाने का इंतजाम मैं कर लेती हूँ। हाँ जेठानी जी, थोड़ा जल्दी करिएगा ताकि किसी को लेट ना हो। हाँ जी, हाँ जी। हे भगवान, क्या है ये आफत? इतनी जल्दी मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से ये चूल्हा जलाना, ये तो मेरे बस की बात ना है। अभी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन एक गैस और सिलेंडर तो मंगाना ही पड़ेगा। सोनम ऑनलाइन खाना मंगवा कर सबको खिला देती है। गरम गरम खाना खाकर घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बहू, तुमने तो इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मेरा मन ही खुश हो गया। जेठानी जी, खाना तो बहुत गरम गरम था, ये कैसे हुआ? मुझे ना ऑनलाइन खाना मंगवाने पर डिस्काउंट मिल रहा था और सबको लेट भी हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। खाना गर्म था तो तुरंत परोस भी दिया। जेठानी जी, पर इस तरह हम रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा पेट तो खराब हो जाएगा। बाहर का खाना हेल्दी थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं देवरानी जी, ये खाना अच्छे ढाबे से मंगवाया मैंने, इस खाने से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ ठीक है बहू, तुमने आज तो खिला दिया, पर अब बाहर का खाना मत मंगवाना, जो भी बनाओ चूल्हे पर बना लेना। हाँ अरे ये कहाँ फंस गई मैं? इतना काम कैसे करूँगी? कोई ना कोई बहाना या आइडिया लगाकर गैस तो आज के आज मंगवानी ही पड़ेगी। क्या सोचने लगी जेठानी जी? वो बस यही सोच रही थी कि घर में गैस होती तो हम लोगों का वक्त और पैसा बहुत बचता। वो कैसे बहू? देखिए, मार्केट में ना बहुत सस्ते दामों में फ्रोजन फूड मिलता है। वो क्या होता है? ये ना इजी टू कुक होता है। अगर हमारे पास गैस होगी तो हमें चूल्हा जलाने में मेहनत करनी ही नहीं होगी। जेठानी जी, फ्रोजन फूड को भी तो बनाना पड़ता होगा ना? अरे नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बने बनाए आते हैं, बस हमें उन्हें कढ़ाई में डालना होता है और सब्जी तैयार। बहू, तुम तो समय के साथ साथ मेहनत भी ना हो ऐसी तरकीब बता रही हो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। सोनम जितनी आलसी थी उतना ही अपने आप को मेहनत करने से बचाने के लिए कोई ना कोई नए रास्ते निकाल ही लेती थी। बहू, आज घर पर ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि 2-4 सब्जियां और कुछ मीठा बना लो, और मटर पनीर जरूर बनाना। माँ जी, मटर तो घर में है ही नहीं। अरे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हरिया का खेत है, वहां जाकर मटर तोड़ लो और घर लाकर उसे छिल लेना। हैं?
मतलब 2 किलोमीटर दूर जाओ, मटर तोड़ो, फिर घर लेकर आओ, फिर उन्हें छीलो। मैं तो ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। चिठानी जी क्या हुआ, आप मटर लेने नहीं गए अब तक? अरे मटर आ रहे हैं देवरानी जी, थोड़ा तो सब्र रखो। आ रहे हैं मतलब? मटर के पैर है क्या जो चलकर आ जाएंगे? हाँ बस कुछ यही समझ लो, जब आ जाएंगे तब देख लेना। लो आ ही गए मटर। चिठानी जी बाहर की हर चीज ना अच्छी नहीं होती। अब देखो तो कैसे सिकुड़े हुए हैं, क्या पता कब के पुराने रखे हुए होंगे। देवरानी जी तुम्हें तो हर बात में बस कमी ही दिखती है। जरा ध्यान से देखो, वो जमे हुए हैं। उन्हें पानी में धोगे ना तो बिल्कुल हरे भरे ताजा ताजा दिखेंगे। जो भी हो जिठानी जी, आप काम करने से इतना भागती क्यों हो? मैं भाग नहीं रही हूँ, बस समय बचाती हूँ। और फिर खेत में कौन कैसी मटर उगा रहा है ये भी तो नहीं पता। फिर भी हम तो खाती हैं। मैं तो फिर भी अच्छी कंपनी की चीजें ऑर्डर कर रही हूँ। अरे बस कर मोना, अपनी जेठानी से ज्यादा बहस ना कर। मेरी बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, मॉडर्न है और जो भी करती है देख समझ कर करती है, उससे हमारा टाइम भी तो बचता है। सोनम अपने आलस के चक्कर में कभी भी पैसों को अहमियत नहीं देती थी। अपना काम आसान करने के लिए कभी कुछ ऑनलाइन चीजें मंगवा लेती तो कभी कपड़े ड्राई क्लीन में देती थी। जिठानी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक ना है, स्टोर रूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, आप उन्हें धो दीजिए प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल देवरानी जी, बताओ कहाँ धोने हैं? कहाँ धोने क्या मतलब? जेठानी जी बाहर नल लगा है, उसी के नीचे हाथ से धो दीजिए। इतने सारे कपड़े हैं, घर में इतने लोग भी नहीं है जितने कपड़े धोने में पड़े। इतने कपड़े धोने में तो मेरी जान को आफत आ जाएगी। कुछ कर सोनम। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई जिठानी जी? अरे कुछ भी नहीं, आप आराम करो देवरानी जी, मैं सब धो लूंगी कपड़े। सोनम सारे कपड़े लेकर ड्राई क्लीन में धुलवा देती है। ड्राई क्लीन वालों से सोनम की सास की एक साड़ी खराब हो जाती है। बहू तुझे कपड़े धोने नहीं आते क्या? मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी तूने। मैं तो पहले ही कहती थी इसे घर नहीं लाना चाहिए था, मॉडर्न के चक्कर में मेरे घर को तहस महस करके रखा है। अब साड़ी मुझसे नहीं, ड्राई क्लीन वालों से खराब हुई है, मैंने नहीं धोए ये कपड़े। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे इस बहू से, अपने काम चोरी के चक्कर में मेरी साड़ी खराब करा दी। अरे माँ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां कपड़ा धुलवाने से ना बहुत फायदा हुआ है। हाँ दिख रहा है फायदा, साड़ी खराब हो गई और क्या फायदा होगा इससे ज्यादा। ये साड़ी आपकी 2.5 साल पुरानी है कि नहीं? आपको पता है ड्राई क्लीन वालों से ये साड़ी खराब हुई है तो उन्होंने इसके 1500 रुपये लौटाए और आपकी साड़ी थी 2000 की। हैं? अरे क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो आज भी पैसे बचा दिए। सोनम इसी तरह धीरे धीरे अपनी काम चोरी की वजह से अपने पति के सारे पैसे उल्टे सीधे कामों में खराब कर देती थी। किशन, आज तक मैंने आरओ का पानी पिया है, आपके घर में ये मटका और फिर उसमें मिट्टी वाला पानी, ये पीकर ना मेरी तबीयत खराब होती है। देखो सोनम, कुछ चीज़ें तो एडजस्ट किया करो, हर बात पे सब चीज़ लाना ज़रूरी नहीं होता, पैसों को संभाल कर रखना पड़ता है। ओहो, फिर शुरू हो गए आप। जब देखो पैसा पैसा पैसा, खर्चा गिनवाते रहते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना टाइम बच रहा है। सोनम, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे घर के लिए ही सब कुछ कर रही हो, लेकिन पैसे बचा कर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इतना कमाते हो ना, उन पैसों का क्या करोगे? मैं 2 चीजें क्या खरीद लेती हूँ, तुम्हारे तो तन बदन में आग लग जाती है। पकड़ो अपने पैसे और रखो अपने पास। सोनम, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बात को समझती क्यों नहीं? पैसा बुरे वक्त में काम आता है। तुम सरकारी नौकरी करते हो किशन, मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। कुछ समय बाद किशन सोनम को कुछ पैसे रखने के लिए देता है और उसे समझा देता है कि ये पैसे किसी भी हालत में कहीं भी खर्च नहीं होने चाहिए। अरे माँ, बुआ का फोन आ रहा था, कोई बात है क्या? तेरी बुआ तुझसे मिलने आई है, वैसे भी इतने दिन हो गए तुम मायके भी नहीं आई, समय निकाल के आजा बेटा, बुआ से मिलना भी हो जाएगा। माँ तुम जानती हो ना, यहाँ से आने के लिए 10 ऑटो बदलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर घर पहुँचना होता है। अच्छा, ऑटो बदलना पड़ता है तो क्या घर नहीं आएगी, माँ को भूल जाएगी? ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, बुआ को रोके रखना। ठीक है, जल्दी आ जा, हम तेरी राह देख रहे हैं। सोनम 10 ऑटो बदलकर जब तक अपने घर पहुँचती है, उसकी बुआ को काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए वो बिना मिले ही वापस चली जाती है। अब क्या करने आई है? अरे बताया तो था फोन पर कि बहुत ऑटो बदलना पड़ता है ससुराल से मायके आने के लिए। हाँ, तेरा पति तो सरकारी नौकरी करके भी गरीब है ना, जो एक कार भी लेकर नहीं दे सकता तुझे। माँ किस तरह की बात कर रही हो तुम? चाय पीना है तो पी,
वरना जैसे आई है वैसे वापस लौट जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनम को इतना बुरा लगता है कि किशन के दिए हुए पैसों से कार खरीद कर लाती है। अरे जिठानी जी क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे किस बात की बधाई दी जा रही है, मुझे भी तो बताओ कोई। अरे जिठानी जी ने कितनी बढ़िया कार खरीदी है। अरे बहू, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। अब कम से कम कहीं जाना होगा तो 10 ऑटो तो नहीं बदलने पड़ेंगे। अब तो मुझे भी तुम घुमाओ कार से। अरे भाई, मेरी बीवी की कार है, मेरा घूमना तो बनता है। सबको घुमाऊंगी, और ये कार मेरी नहीं आप सबकी है। सोनम की कार से घर में सब खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद किशन सोनम से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है। सोनम, जरा वो पैसे निकाल कर लाना, कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें दिए थे ना रखने के लिए। अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? अरे भैया, ऐसा क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और समझाया था कि उन्हें छूना मत, कहीं वापरना मत। अरे उन पैसों की तो कार लेकर आई मैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुमने उन पैसों से कार ले ली? अरे कार ली है, कहीं बेफिजूल में खर्च नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें समझाया था कि उन पैसों को हाथ भी मत लगाना, वरना हम रोड पर आ जाएंगे। तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने उन पैसों से? ऐसे गवारों वाली जिंदगी जीने से अच्छा था कि उन पैसों से सामान खरीद ले। सोनम, पहली बात तो तुम तमीज से बात करो, और बात पैसों की हो या ना हो, उन्हें संभाल कर रखने की होती है ताकि कभी मुसीबत में पड़े तो वो हमारे काम आ सके। अरे तो सरकारी नौकरी किस लिए करते हो? सरकार के हाँ मिलाने के लिए या सरकार के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाने के लिए? तुम्हें पता भी है कि वो पैसा था किसका, कहां से आया था? तुम्हारे मन में आया और तुमने उठाकर कार के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर लिया। कहां से आया था पैसा? सरकार ने वो पैसा एक मिशन के लिए दिया था, लेबर को देने के लिए। अगर वो हड़ताल पर चले गए ना तो मरते रहना भूखे प्यासे। सोनम को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना आलस छोड़कर सच में स्मार्ट वर्क करने की ठान लेती है। स्मार्ट वर्क से अपने पति के पैसे भी पूरे करने की कोशिश करती है। देवर जी, आपके दोस्त के पास गैस की एजेंसी है ना, आप एक काम करिए ना, अपने दोस्त से कुछ गैस लेते आइए। उन गैस को हम बेचेंगे और आपके दोस्त का मुनाफा भी करवाएंगे। पर भाभी, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम जितनी भी गैस बेचेंगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम आपके दोस्त को दे देंगे। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाकर गैस लेकर आता हूँ। देवरानी जी, आपके पास कपड़ा सिलने की मशीन है ना? हाँ जिठानी जी, लेकिन मशीन का आप क्या करेंगी? आपको पता है, आप उसे घर के बाहर रख सकती हैं। जिससे भी अपने कपड़े सिलने हो वो मशीन को चला सकता है और कपड़े सिल सकता है। पर इससे फायदा क्या होगा? आप मशीन चलाने का रेट रखिए। आधे घंटे मशीन चलाने का 50 रुपया, 1 घंटे मशीन चलाने का 75, दिन भर मशीन चलाने का 300 रुपया। मशीन तो हमारी है, इसलिए उसका पैसा हमें मिलेगा बिना कुछ खर्च किए। सोनम, अगर शुरू में तुमने आलस ना किया होता और पैसे बर्बाद ना किए होते तो हम आज कहाँ होते? अपने आप को तुमने बढ़ाया होता तो हम भी आज बहुत आगे होते। तुम घर की हर एक चीज़ और ज़रूरत को अपने दम पर खरीद सकती। तुम्हें मेरे पैसों का मोहताज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने आलस करके हमेशा खुद का नुकसान किया है। पर जिठानी जी, आपको एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। पहले ना सही, अभी तो आप सही रास्ते पर चल रही हैं। बहू, जो तुम कर रही हो ना उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पर याद रहे कि पैसों की अहमियत जितनी है उतनी ही होती है वक्त की। तुम आज पैसा और वक्त बचाओगी तो कल तुम्हें वक्त और पैसा बचाएगा। तुम्हारे मुसीबत में पैसा काम आएगा। जी, और अब इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगी। एक गलती ने मेरी आंखें खोल दी है। सोनम अपने आप को बदल लेती है। ये सब देखकर सोनम की सास को भी गर्व महसूस होता है कि उनकी बहू मॉडर्न के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क करने वाली लड़की है। चंदेरी गांव में बिक्की अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। कम पैसों में भी बिक्की की माँ ने कभी अपनी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने उसकी पढ़ाई अच्छे स्कूल और कॉलेज से करवाई और बिक्की को अपने पैरों पे खड़ा करवाया। बिक्की बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। माँ के कहने पर उसने गांव न छोड़ने का फैसला लिया और माँ के कहने पर ही उसने वनीता से शादी की। पर हमारे बिक्की जी इतने सीधे भी नहीं हैं। वो कैसे? आ जाओ, पॉपकॉर्न लेकर देखते हैं हम। एक दिन, वनीता, आज मैं ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ। मैं नाश्ता करके जाऊँगा और फिर सीधा रात को ही आऊँगा। अच्छा ठीक है, वैसे अगर आप आज जल्दी आते तो फिर क्या? अरे वनीता, ब्रेकफास्ट तैयार है ना? हाँ हाँ, बस हो गया है। तुम जल्दी से खा लो, फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ, और फिर जन्ना सर फिर से लेक्चर देंगे। वैसे तुम क्या कह रही थी, मैं जल्दी आ जाऊँ तो?
अरे कुछ नहीं, बस सोचा था यहाँ पास ही के मेले में हो आते हैं हम दोनों। अरे तुम्हें पता है ना जना सर कैसे हैं, वो कहाँ किसी को छोड़ते हैं। पर वैसे भी तुमने कल क्या कहा था, तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने जा रही हो ना? हाँ, राधिका से मिलने जाऊंगी, कॉलेज की दोस्त है, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी तो सोचा मिलाऊं। हाँ तो बेस्ट है, एक काम करो तुम उसी के साथ मेले में हो, इसी बहाने तुम अपने फ्रेंड से भी मिल लोगी अच्छे से, दोस्तों से तो मिलना ही चाहिए। पर बिक्की, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बिक्की प्लीज़। अरे मेरी क्यूटी, इतने प्यार से मत बोलो। कल चलेंगे बस, पक्का? ये कहकर बिक्की मुंह में आधी रोटी दबाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में वो अपने डेस्क पर काम कर रहा था, तभी वहाँ उसके बॉस आते हैं। गुड मॉर्निंग बिकी, तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, काफ़ी इम्प्रेसिव है। थैंक यू सर, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वेल, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो प्रमोशन दूर नहीं है। वैसे तुम्हारी वाइफ कैसी है? वनीता, राइट? जी सर, वो ठीक है। कभी उसको भी ऑफिस लिया ना, हम भी तो देखे बिक्की की वाइफ कितनी खास है। जी सर। ये कहकर जना तो चला जाता है, पर बिक्की थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, पर फिर भी वो ज़्यादा सोचता नहीं और वो अपने काम में लग जाता है। घर पर वनीता रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी बिक्की अपने बॉस जना के साथ आता है। वनीता, देखो कौन आया है, ये मेरे बॉस हैं, जना सर। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। नमस्ते विनीता जी, बिक्की से काफ़ी सुना है आपके बारे में। वैसे ये बताइए, आपके हाथ का खाना कैसा होता है? सर बस ठीक ठाक ही बना लेती हूँ। आज ट्राई करने का मौका मिल रहा है, आई एम श्योर आप हमें खुश कर देंगी। जी? जी? अरे मेरा मतलब है खाना तो बहुत अच्छा ही होगा। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो जाता है। जना, बिक्की और ममता जी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वनीता जी, आपका खाना तो लाजवाब है। बिक्की, तुम तो भाई बहुत लकी हो। कभी अकेले भी बुला लो वनीता जी, आपके हाथ का खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। वनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरन उसे मुस्कुराना पड़ता है। बिक्की ये तो देखता है कि वनीता मुस्कुरा रही है, पर ये नहीं समझ पाता कि वो मजबूरी में ये कर रही है। उसे मुस्कुराता देख वो थोड़ा चिढ़ जाता है। अब बिक्की थोड़ा कटा कटा रहने लगता है वनीता से। वनीता को बुरा लगता है, पर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं। कुछ दिनों बाद बिक्की को जना से फ़ोन आता है। हेलो बिक्की। हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा, तुम ना एक काम करो, अगले हफ्ते हमारे इंडिया ब्रांच के हेड आने वाले हैं, मतलब सीनियर बॉस रुद्र। तुम प्लीज़ उनका स्वागत अच्छे से करना। जी ज़रूर सर। ऑफिस में स्वागत कैसे करना है? ऑफिस में नहीं बिक्की, घर पर। वनीता जी के हाथों का खाना बनवा दो, और हाँ, वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे, ओके? सर मेरे घर पर? पर अरे पर कुछ नहीं, बस एक बार वो खुश हो गए तुमसे तो प्रमोशन पक्का मिलेगा। क्या मतलब? अरे बाबा, मतलब कि वो खुश हो जाएंगे घर के वातावरण से और तुम्हें प्रमोशन दे देंगे। चलो, अब बहुत बात कर ली, अब काम पे लग जाओ। चलो चलो जल्दी, शाबाश। और ना चाहते हुए भी बिक्की को सीनियर बॉस रुद्रा को अपने घर पर ठहराना ही पड़ता है। अगले दिन रुद्र बिक्की के घर पर। अरे वाह बिकी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, और तुम्हारी बीवी तो। जी सर। सामने ही खड़ी है ना? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते सर, आइए ना बैठिए, चाय ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आप लोगों को आपका रूम दिखा देती हूँ। वनीता सबको चाय देती है और फिर रुद्र को उनका रूम दिखाती है। उसे देखकर रुद्र तो उसी में खो जाता है। आप ठीक तो है ना सर? हाँ हाँ, थैंक यू। वनीता के जाने के बाद। ये तो बहुत ही सुंदर है, इससे तो बात करनी ही पड़ेगी। सोच रुद्रा, कुछ सोच। हाँ, मैं जना को भी यहीं बुला लेता हूँ कल। इधर रुद्र अपनी योजना बनाने में लगा था और उधर ममता बिक्की के पास जाती है और कहती है, बिक्की, ए बिक्की, सुन बेटा, कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ? मैं वैसे भी थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, बाद में बात करते हैं ना। वैसे माँ, मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी है। अच्छा? हाँ माँ, जना और रुद्रा सर के बारे में है ना। अरे मेरा भोला बेटा, कुछ समझ में नहीं आता तुझे तो।
बात तो तू समझ गया है, बस पक्ष उल्टा ले रहा है। क्या मतलब? तू ना बेटा, भला दोनों को वनिता ही क्यों पसंद आएगी? और रुद्र सर तो अभी अभी आए हैं, उन्हें कहाँ से पसंद आ गई वनिता एक ही नज़र में? ज़रूर तेरे ऑफिस में ये बात हुई होगी, तभी तो जना सर ने इन्हें तेरे यहाँ भेजा। ओह शिट, हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी सबक सिखाता हूँ इस वनिता को। अरे शांत बेटा शांत, ऐसे नहीं सुलझेगी ये प्रॉब्लम। इससे अच्छा है कि हम इन दोनों पर नज़र रखते हैं। अगले दिन बिक्की और ममता वनिता का बाजार में पीछा करते हैं, जहां वनिता अकेले शॉपिंग कर रही थी। ममता बिक्की से कहती है, देख बेटा, वनिता अकेले शॉपिंग पर जा रही है, अब तो खुद ही सोच ले। अरे पर माँ, इसमें क्या सोचने वाली बात है? अरे डफर, हर चीज़ समझानी पड़ती है तुझे तो। अकेली आई है मतलब पैसे होंगे ना इसके पास। तूने तो इसको पैसे दिए नहीं है हाल में, है तो कैसे आगे शॉपिंग करने? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। माँ, कल उसके पीछे जाऊंगा, देखता हूँ ये सब क्या है। अच्छा माँ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? ओफो माँ, कितने सवाल करती हो। काम होगा कुछ, इसीलिए जा रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। ये कहकर बिक्की फटाफट वहां से अपनी माँ को ऑटो में बिठाता है और जैसे गायब ही हो जाता है। उसी शाम वनिता किचन में खाना बना रही थी। उसके चेहरे पे कहीं घबराहट भी थी, क्योंकि दोनों बॉस थे डिनर पर, और कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। वहीं दूसरी ओर ममता सोफे पर आराम से बैठी थी और एक खुराफाती प्लान के साथ बैठी बिक्की के आने का इंतजार करती है। आज तो तुमने कमाल कर दिया वनिता, तुम्हारा ये डिनर बिक्की के बॉस को ज़रूर इम्प्रेस करेगा। जी माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही तो हो रहा है। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए और इनको प्रमोशन मिल जाए अच्छी सी। तभी बिक्की घर में दाखिल होता है, पर उसके चेहरे पर प्रमोशन की कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी। आप आ गए? आपके लिए थोड़े पकोड़े तल दूं पहले? मुझे भूख नहीं है। क्या बात है बिक्की, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, आप समझती क्यों नहीं है? ये सब ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वनिता का दिल बैठ जाता है। उसकी आंख में आंसू आने ही वाले थे, पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेती है। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जन्ना और रुद्र दोनों हल्के नशे में थे। आते ही वे दोनों डिनर टेबल पर बैठते हैं और साथ में बोलने लगते हैं। वनिता जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। ओ बिक्की, तुम कितने लकी हो यार, तुम्हारी बीवी के साथ रोज रोज ये डिनर तुम्हें मिलता होगा। बिक्की चुपचाप बैठा रहता है। ज़्यादातर लोग जहां अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश होते हैं, वहीं बिक्की किलसता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, पर वो अंदर ही अंदर गुस्से में था। वो जब भी वनिता को मुस्कुराते हुए देखता, उसे लगता कि वो जना और रुद्र पे डोरे डाल रही है। क्या ये सच है? क्या वनिता सच में उनके इतने करीब है? और माँ, वो क्यों कह रही थी कि वनिता उन लोगों के साथ? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन देखो तो इन लोगों को, कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं उससे। अरे उनको क्या कहना, वो तो मज़े कर रहा है, पर वनिता को तो समझना चाहिए ना। ऐसे कैसे पराये मर्दों के सामने इतनी बातें कर रही है? वैसे तो कहती है मेरी सिक्स्थ सेंस अच्छी है, मुझे पता है कौन से आदमी बात करने के लायक है और कौन से नहीं। और यहाँ देखो, नज़ारा ही अलग है भाई साहब। कहीं वो भी तो नहीं। नहीं नहीं बिक्की, कुछ भी मत सोच। बिक्की को ख्यालों में खोया देख वनिता उसके पास दाल सर्व करने के बहाने जाती है और उससे इशारों में पूछती है कि क्या हुआ। पर बिक्की वनिता को आता देख अपना मुंह मोड़ लेता है और कुछ नहीं कहता। ये सब देखकर सभी शांत हो जाते हैं और माहौल भी थोड़ा गंभीर हो जाता है। शाम चली जाती है और माहौल थोड़ा नरम थोड़ा गर्म रहता है। रुद्र और जन्ना थोड़ी और पी लेते हैं और होश खो बैठते हैं। तभी रुद्र मजाक में कहता है, पता है विकी, तुम्हारे प्रमोशन में किसका हाथ है? तुम्हारी बीवी का। वो नहीं होती तो तुम आज भी कंपनी में जूनियर एसोसिएट ही रहते। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, भाभी जी के ऑसम क्रेजी अमेजिंग खाने की वजह से।
और ये कहकर दोनों ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंसते हैं। ये देखकर जहाँ वनीता झेंप जाती है वहीं ममता मज़े ले रही थी। बिकी का तो गुस्सा फूट पड़ता है और वो उनसे कहता है, बस करो, मुझे आप लोगों की ये बेकार की बातें सुननी नहीं है। बिकी प्लीज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वनीता कि तुम्हारे ये सब मस्का मारने से मुझे ये प्रमोशन मिल गया? तुम्हारा ये बिकी प्लीज कहने से मैं हमेशा की तरह पिघल जाऊंगा? हाँ हूं मैं थोड़ा बेवकूफ़, पर अंधा तो मैं भी नहीं हूं। और माँ, तुमने तो मुझे हमेशा उसके साइड में खड़ा किया है। जहाँ ममता अभी तक मज़ा ले रही थी वो अचानक से अपने बेटे की बातें सुन के चौंक जाती है। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। ये दोनों की बातें सुन के वनीता स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी सास ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। बिकी, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। जना सर और रुद्रा सर सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिकी उसकी तरफ देखता है हैरानी से। वनीता के आंखों से आंसू छलक उठते हैं। बिकी, मैंने पहले दिन से तुम्हें अपना माना है। जब से मेरा रोका हुआ था मैंने हर एक चीज़ तुम्हें माइंड में रख कर की थी। यहाँ तक कि मैंने लाल रंग को अपना फेवरेट और पीले को अपना लिस्ट फेवरेट कलर बनाया था, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइसेस थी। और पिछले साल एक दिन जब तुम्हारा फ़ोन बिस्तर पर पड़ा था और तुम बाहर गए थे, तब लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। पहले मैंने इग्नोर किया, पर बॉस पढ़ के मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, बेबी कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ यहाँ, आज सब बाहर गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। पर फिर मैंने उसी नंबर से आए मैसेज पढ़े। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या मैसेजेस होंगे वो, है ना बिकी? मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। सोचे चलो हो गई गलती, शायद मैंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, इसलिए मैंने अपने आप को फिर से पहले वाली वनीता बनाने की कोशिश की। और सबसे बेस्ट बात बताओ, वो दिन याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेले में चलते हैं? यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ। तुम्हारे जैसा एग्जैक्ट सेम दिखने वाला लड़का सेम कपड़ों में था वहाँ। और उससे भी मज़ेदार बात बताऊं, वो घूम रहा था मेरी कजिन सोना के साथ। वाह! और कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ मैंने माँ जी को ऑटो में जाते हुए देखा और एक कैफ़े में तुम एक लड़की का हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वाह, क्या शादी निभाई है। अरे अभी तो और भी बहुत कुछ है, बताइए ना आप दोनों सर। बिकी, पूरे ऑफिस को तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ के अफेयर और तुम्हारे नए जॉइनिस के साथ तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती के बारे में पता है। तुम अपनी बीवी को इग्नोर करते थे, लेकिन उन लड़कियों के साथ तुम्हारा रिश्ता तो काफ़ी मजबूत था। ओ हाँ, मजबूत। एक बार मैंने तुमसे पूछ लिया, ये तुम्हारी कौन सी सहेली है, कुछ बताओ ना उसके बारे में। तो तुम क्या कह रहे थे? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। यार शट अप। ममता को अब माजरा समझ में आता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो बीच में बात को संभालने की कोशिश करने लगती है। वनीता बेटा, ये तुम। नहीं माँ जी, अब मुझे बोलने दीजिए। विकी का ये सब जानना ज़रूरी है। जना और रुद्र जो अब थोड़ा होश में आए थे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर वनीता उनको आंखें दिखाते हुए चुप करा देती है। हाँ, पहले जना सर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मैं जानती हूँ। पर उसके अगले दिन जब उनका कॉल मुझे थैंक्स बोलने के लिए आया था, तब वो समझ गए थे कि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं चल रही है। मैंने जब उन्हें तुम्हारे और सोना के अफेयर के बारे में बताया, तब उन्होंने ही प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेंगे, और वहाँ से ये प्लान रचना शुरू हो गया था। इस पूरे प्रोसेस में जना सर और रुद्र सर ने मेरी मदद की। वो जानते थे कि तुम्हें किस बात से चिढ़ हो सकती है, और उन्होंने ठीक वही पॉइंट्स पर अटैक किया। और देखो कैसे तिल मिला रहे हो तुम। बिकी, हम जानते हैं सब कुछ, और ऑनेस्टली हम तुम्हारे निजी मामले में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, पर क्या करें, ये बात ही ऐसी थी। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी बुरी होती, तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तो हम समझ भी सकते थे। पर यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भाभी जी अपनी जान छिड़कती है तुम पर। हाँ बिकी, तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसे ही अपने पति के लिए इतनी मेहनत करेगी, रोज़ नए नए डिशेस बनाएगी, किसी को अपने घर में रहने देगी? अरे बिकी, आंखें खोलो।
तुम कुछ देर की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी भर की खुशी की चाबी को फेंक रहे हो। और रही बात प्रमोशन की, तुम मेहनती हो, तुम अच्छा काम करते हो और एटलीस्ट काम में तुम ऑनेस्ट तो हो, इसीलिए इट्स अ प्रमोशन वेल डिजर्व्ड। पहले हमने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ मैनेजर बनाएंगे, पर तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारी बीवी की डेडिकेशन देखकर हम समझ गए कि वो तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए खुद को कुर्बान भी कर देगी। इसीलिए हम तुम्हें मैनेजर नहीं बना रहे, डायरेक्टर ऑफ सेल्स बना रहे हैं। ये सुनकर वनीता और बिक्की की आंखों में आंसू आ गए। वनीता ने दोनों के पैर छुए और बिक्की ने दोनों को गले लगा लिया। आई कांट बिलीव दिस, आई कांट बिलीव दिस। बिलीव कर लो विकी, तुम्हारी बीवी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। थैंक यू बेबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा मैं कूल लगूंगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं बोरिंग हो गया हूँ, इसीलिए ज़िंदगी में तड़का मारने के लिए मैंने ये सब किया। पर अब नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ। बिक्की, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये सब आगे ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और माँ जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पर मेरे और बिक्की के बीच दुनिया में कोई भी आए वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना आज ना लाइफ में कभी भी। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, मैं आपकी 4 धाम की यात्रा की बुकिंग करवा देती हूँ। ये सुनकर ममता जी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। आज तक जिस बहू के लिए वो हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी, आज उसी बहू की बातों के आगे उसके पास कोई जवाब नहीं था। बिकी, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। एनीवे, कल मिलते हैं। कल तुम्हारा फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा ऑफिस में और उसके बाद तुम्हारे न्यू रोल्स बताए जाएंगे। ये सब करके ही मैं कल ऑफिस से सीधा वापस अपने हेड ऑफिस चला जाऊंगा। वनीता भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खातिरदारी करी मेरी। सच में आज के ज़माने में आपने मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं फील कराया कि मैं बाहर का बंदा हूँ। थैंक यू जी। और हाँ, ये बात सिर्फ इस कमरे तक रहेगी, ना किसी को बिक्की के बारे में कुछ पता चलेगा, ना कोई किसी को कुछ बताएगा। हाँ, ये बात हमेशा के लिए कॉन्फिडेंशियल रहेगी, तुम फिक्र मत करना। बस बिक्की, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा मत उठाना। आज सर मेरे घर पर रहेंगे तो आप सब प्लीज़ आराम करिए। गुड नाइट। ये कहकर रुद्र और जन्ना चले जाते हैं। घर शांत हो जाता है। ममता भी अपने कमरे में चली जाती है। बिक्की और वनीता अकेले हॉल के डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जहाँ एक तरफ दोनों खुश थे कि ये बात सॉल्व हो गई, वो एक दूसरे से बात करने से डर रहे थे। तभी वनीता कहती है, बिक्की, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ वनीता, तुम सही कह रही हो। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं।